ठीक है, ये क्या चीज है? ओलाइगोट्रोफिक लेक कैसी होगी? बिल्कुल सही। जो जैसे जो यंग लेक होती है वो क्या होता है? ओलाइगोट्रोफिक लेक होती है। मीसोट्रोफिक लेक जो मिडिल एज की होती है, और जो लेक बूढ़ी हो चुकी होती है, ओल्ड एज की, अब वो लेक का अस्तित्व खत्म होने वाला है, तो ऐसी लेक को क्या बोला जाएगा? यूट्रोफिक लेक बोला जाएगा। मैंने कल बताया था कि भारत की जितनी भी लेक्स हैं मोस्टली वो ओल्ड स्टेज की लेक है, ठीक है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझते हैं क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे अगल बगल कुछ पानी, कुछ वाटर बॉडीज होती है जिसके ऊपर काई लगी होती है, कुछ हरी हरी तो काई लगी होती है ना पूरा। अब सवाल उठता है कि वो काई जो है फायदेमंद है या हरी हरी कहते हैं कि पूरा कुछ शैवाल है, फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, और उसको पीने से किसी जीवधारी की क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और आपने देखा होगा कि जो लेक होती है मोस्टली इस तरह की लेक जिसके ऊपर हरी हरी पूरी तरह से चद्दर बिछी होती है, काली की तरह पानी की होती है, उसमें जीव जंतु हमेशा देखा होगा कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं। अब देखिए मसला सिर्फ आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है? ये ओल्ड, यंग और मिडिल और ओल्ड एज क्या है? जैसे कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडीज है, तो जाहिर सी बात है अगर इस वाटर बॉडीज में जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं यानी पोषक तत्व होते हैं, वो दो तरीके से पहुंचते हैं। एक पॉइंट सोर्स, एक कम्युनिटी सोर्स है। पॉइंट सोर्स का बिंदु सोर्स और एक कम्युनिटी सोर्स। मतलब यह है कि जब किसी तालाब या किसी झील में जब न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स बहुत ज्यादा पहुंच जाए, पोषक तत्व, और पूछा ही गया है यूट्रिफिकेशंस में कि जो लेक की एज ज्यादा होती है मोस्टली कौन सा पोषक तत्व एंट्री करता है, यह सवाल पूछा गया है। 3-4 ऑप्शन में देगा, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी लेक में जो ओल्ड हो गई है या अपने पतन की कगार पे खड़ी है, उस लेक में ज्यादातर जो होगा वो जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट आएगा वो दो एलिमेंट्स होंगे। एक कौन सा होगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर किसी लेक में दो पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फेट आते हैं तो क्या होगा? इस लेक में पोषक तत्व की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि जब पोषक मात्रा बढ़ जाती है तो यहां पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काई की तरह से पूरी झील हरी हो जाती है ना, हरी हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि उस पोषक तत्व की वजह से जो यहाँ बहुत सारी एल्गीज यहाँ पर डेवलप हुई, एल्गी शैवाल थे, और जब बहुत सारा कभी कभार देखा तो साफ तालाब रहता, लेकिन अचानक कभी कभार देखा हरी पूरी कारपेट बिछ जाता है। तो उस कंडीशन में मोस्टली क्या होता है, इसी को एल्गल
एल्गल ब्लूम कहते हैं। समझते बात? अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा? पहली बात तो सही आपने बताया कि जो आपने देखा वाटर बॉडीज में फाइटोप्लैंक्टन है कि नहीं मौजूद है? फाइटोप्लैंक्टन है, सी ग्रासेस मौजूद है कि नहीं मौजूद है? कैल्प मौजूद है कि नहीं मौजूद है? और ये चीज जो है सी ग्रासेस वगैरह 50% फोटोसिंथेसिस अकेले कर रही है, सी ग्रासेस कर रही है, फाइटोप्लैंक्टन 60%, वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जो होगा सन की लाइट को पहली बार फोटिक जोन को कम कर देंगे। फोटिक जोन आपको मालूम है क्या है? कल बात हुई थी। फोटिक जोन वो और छोटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है यहां पर जो अंदर के जीव होंगे, जब अंदर के जीव होंगे फोटिक जोन कम हो जाएगा, सी ग्रासेस को फोटोसिंथेसिस करने का मौका नहीं मिल पाएगा और फाइटोप्लैंक्टन को रिस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा या तो स्टेबल रहेगी पहले, और धीरे धीरे जो इस पानी के अंदर जीव हैं वो रिस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते रहेंगे, और कंज्यूम करते करते क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी कि नहीं घटेगी? घट जाएगी। अभी बात ये हुआ कि जो सी ग्रासेस थे, फाइटोप्लैंक्टन थे, वो रिस्पिरेशन, वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, यहाँ की लाइट होगी। तो अब क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं करने की वजह से ऑक्सीजन की लेवल कम होगी, और ऑक्सीजन की जब लेवल कम होगी तो क्या फाइटोप्लैंक्टन जिंदा रहेंगे? जब फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेगा, सी ग्रॉस नहीं रहेगा, तो फूड चेन का बेस जब खत्म होगा तो T2 भी तो डायरेक्टली इफेक्ट होगा, T3 भी तो इफेक्ट हो जाएगा, T4 हो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब फूड चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो फूड वेब्स डिस्टर्ब हो जाएगी। बात क्या हो गई? पहली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एक तो फूड चेन डिस्टर्ब हुआ, फूड वेब हुआ, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। अब जो जीव, जाहिर सी बात है डेथ होगी इसकी, बहुत सारे जीव डेथ होंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन कमी होगी, बहुत सारे मछलियां हैं और छोटे छोटे जानवर और सब मरने शुरू होंगे। तब जब जीव की डेथ होगी तो इस जीव का अपघटन भी तो होगा। अपघटन का मतलब डिसइंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा? और अपघटन कौन करेगा? जीवाणु करेगा। अब जीवाणु को, जो भी जीवाणु अपघटन करेगा तो वो भी तो ऑक्सीजन डिमांड करेगा, तो वो भी सक करेगा, और सक करने का और कमी हो जाएगी। अच्छा, दो प्रकार के रिस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक, एक एनारोबिक रिस्पिरेशन। जो जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिस्पिरेशन करेगा उसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। जो जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिस्पिरेशन करेगा अनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, हवाई करेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन की जैसे ही कमी हो जाएगी तो होगा क्या? बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेट करेगा, यानी उसको अपघटित करेगा, जो मर गए हैं इसके अंदर। लेकिन किस तरह से अपघटित करेगा? एनारोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक डिसइंटीग्रेशन करेगा। अब एनारोबिक डिसइंटीग्रेशन जब करेगा तो वहां पर टॉक्सिक एलिमेंट्स पैदा हो जाते हैं। वो टॉक्सिक एलिमेंट्स वो डायरेक्टली जो आपके नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। मेरी बात समझे? आप जब वो एनारोबिक रिस्पिरेशन से हाई टॉक्सिक एलिमेंट्स डेवलप होता है, देखा ये जाता है अगर कोई एनिमल्स भी इस जो बहुत ज्यादा काई वाला दिख रहा है, अगर उसके पानी को पी ले
तो होता है कभी कभी जिंदगी उसकी खतरे में आ जाती है, वो मर भी सकता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि टॉक्सिक एलिमेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन की जाती है। इसके अंदर ऑक्सीजन की डिफिशिएंट की वजह से फूड चेन डिस्टर्ब हो गया, फूड वेब डिस्टर्ब हो गया। इस तरह से क्या होता है कि ये लेक जो होती है मोस्टली जो लेक होती है वो फाइटोप्लैंक्टन से डेथ होती है, सी ग्रॉसेस डेथ होती है, और धीरे धीरे ये डिपॉजिट होता चला। भाई जो मरेगा ये तो डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होते होते ये लेक क्या हो जाएगी? इट्स बिकम मार्शी, दलदल हो जाएगी, दलदल हो जाएगी। एक एक्वेटिक्स, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक दलदल एक्वेटिक्स बन गया, और यही दलदल के बाद स्थलीय इकोसिस्टम बन जाएगा। इसका मतलब है एक जहां पानी था तो यूट्रोफिकेशंस के जरिए से ये दलदल बना, और दलदल बनने के बाद फिर लैंड यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बना। तो झील की डेथ हो रही है कि नहीं हो रही है? इस तरह से झील की जो उम्र होती है, तो इसी को बोला जाता है कि यूट्रिफिकेशंस ऑफ लेक। आपने देखा होगा कि अमूमन अपने घरों के चारों तरफ या जहां भी आप लोग रहते हैं गांव में खास करके देखा होगा, तालाब अचानक बहुत सारी जो है एकदम ग्रीन कलर की जो डेवलप हो जाती है। इट इज वेरी इंजूरियस फॉर द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सारे जीव का फूड चेन डिस्टर्ब हो रहा है, फूड वेब डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके साथ ये और स्टैग्नेट अगर रहे तो इसके अंदर पॉइजनस एलिमेंट्स डेवलप होगा। और पॉइजनस एलिमेंट क्या है? वो कैसे डेवलप हो रहा है? पॉइजनस एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और विषाणु जीवाणु जो है एनारोबिक डिसइंटीग्रेशन जब करेगा तो टॉक्सिक एलिमेंट पैदा करेगा। वो टॉक्सिक जो होता है वो हाईली इंजूरियस होता है, किसी की डेथ का कारण बन सकता है। अब देखिएगा यूट्रिफिकेशंस ऑफ लेक्स जो होता है ये नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। नेचुरल कैसे होगा? नेचुरल मतलब नेचुरली नाइट्रोजन फॉस्फेट के एलिमेंट या न्यूट्रिएंट एलिमेंट अपने आप धीरे धीरे सदियों तक लग जाता है, 100 साल 200 साल लग जाता है। थोड़ी अमाउंट भी आया तो धीरे धीरे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट का, पोषक तत्व का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, और कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते इसमें जो है यूट्रिफिकेशन निकल जाता है। लेकिन जो मैन मेड यूट्रिफिकेशन होता है, यानी मानव के द्वारा यूट्रिफिकेशन जो हो रहा है वो डिकेड में ही हो जाता है, 10 ही साल में करीब पूरा खत्म हो जाती है लेक जो है। तो वो कैसे होगा? एक पॉइंट सोर्स से होगा, एक कम्युनिटी सोर्स होगा। मान लिया देखिए जैसे ये होता है, मान लिया जैसे ये झील, ये शहर है, कोई सिटी है, इस शहर का जो भी पानी होगा किसी एक पॉइंट्स पे लाकर के यहाँ जोड़ दिया जाता है, जो भी हो पाइप लाके यहाँ जोड़ दिया, तो ये पॉइंट सोर्स हुआ ना। शहर की सारी चीज आ रही है पानी का, तो उस पानी में कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट भी तो होंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस के तत्व भी होंगे, तो एक पॉइंट सोर्स हो गया। कम्युनिटी सोर्स में मतलब ये हुआ कि इधर से खेत का आ रहा है, इधर से इंडस्ट्रियल से आ रहा है, इधर से कहीं किसी और से आ रहा है, तो एक सोर्स में 50 सोर्स होते हैं जो डायरेक्टली उस लेक के अंदर जा रही हैं, और लेक के अंदर जाने पर वहां पर पोषक तत्व की कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये यूट्रिफिकेशन होगा। अच्छा, अब आप पॉइंट सोचिए कि पॉइंट यूट्रिफिकेशंस और कम्युनिटी यूट्रिफिकेशंस में किसको मैनेज करना ज्यादा इजी होगा? पॉइंट्स, क्योंकि आपने देखा पॉइंट्स केवल आ रहे हैं यहाँ पे, और ये कम्युनिटी में तो 50 डायरेक्शन से आ रहा है, तो कम्युनिटी यूट्रिफिकेशंस को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन पॉइंट्स यूट्रिफिकेशंस को कंट्रोल करने में इजी होती है। ये सब स्टेटमेंट दे देंगे कि यूपीएससी पूछेगा, ठीक है।
अब हम लोग तो देखिए लेग को कितनी कैटेगराइजेशन हमने बताया, तीन। पहला क्या है, ओलिगोट्रोफिक लेग्स, मतलब है कि जिस लेग पे पोषक तत्व की मात्रा कम है, यंग स्टेज लेग होगी। दूसरी लेग क्या होगी, मीसोट्रोफिक, मिडिल एज की होगी। और यू का मतलब हमने क्या बताया कि यू जहां भी आ जाए, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, यानी यहां पर रियल में ट्रॉफिक्स है, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स है। जहां पर यूट्रोफिकेशन होगा वो लेग की उम्र डायरेक्टली जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को थोड़ा हम लिख लेते हैं। यही एक यूपीएससी यहाँ से उठाता है, मैं से इसको डिस्कस कर लें। तो अब इन सवाल पहली बात ये होता है, एक स्टेटमेंट दे देगा क्या झील की भी मृत्यु होती है, तो एक स्टेटमेंट दे देगा। दूसरा कुछ और दे देगा, क्या नाम है, फिर ऑप्शन देगा पहला केवल सही है, दूसरा देगा पहला दूसरा सही है, तीसरा देगा दोनों गलत है, चौथा देगा दोनों सही है। इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, क्या लिखा आपने, एजिंग ऑफ लेग लिख लीजिए। एजिंग ऑफ लेग तब होता है, एजिंग ऑफ लेग तब होता है जब धीरे धीरे झीलों के ऊपर अंदर, जब धीरे धीरे झीलों के अंदर बहुत सारे खनिज और जैविक पदार्थ, बहुत सारे खनिज मिनरल्स और जैविक पदार्थ निरंतर डिपॉजिट होते रहते हैं। क्या हुआ बताइए, लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो? झीलों के अंदर बहुत सारे खनिज और जैविक पदार्थ निरंतर निक्षेपित यानी डिपॉजिट होते रहते हैं और झील इन पदार्थों से भर जाती है, और झील इन पदार्थों से भर जाती है। क्या हुआ बोलिए, लिख लीजिए, पूछ लिया करें, कोई दिक्कत थोड़ी। इंग्लिश में कोई दिक्कत होगी बता दीजिए, मैं इंग्लिश बोल दूंगा। लिख लीजिए, पोषण स्तर के आधार पर, पोषण स्तर के आधार पर झीलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए, न्यून पोषण झील, लो ओलाइकोट्रोफिक्स। न्यून पोषण झील, न्यून पोषण झील को ही ओलाइकोट्रोफिक बोलते हैं। ओलाइकोट्रोफिक स्लेग। दूसरा सामान्य पोषण झील, दूसरा सामान्य पोषण झील मेसोट्रोफिक लेग। मेसोट्रोफिक लेग। तीसरा अत्यधिक पोषण झील यूट्रोफिक लेग। झील कितनी प्रकार की हुई, 3, ओलाइको, मीसो, यू। ठीक है, यूट्रोफिक्स। अगला पॉइंट लिख लीजिए, थोड़ा सा और चीज बता दें। देखिए, जैसे ये पानी है, इस पानी के अंदर एल्गल ब्लूम हो गया। एल्गल ब्लूम का मतलब एल्गी खूब बढ़िया से एल्गल ब्लूम्स की वजह से
इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु मरेंगे, मरेंगे ना। एल्गी भी, इसकी जो भी दुनिया में आया है एक दिन उसको जाना है, एल्गी भी मरेगी। जो जीव जंतु मरे हैं उसका भी तो डिसइंटीग्रेशन होगा, उसका भी तो अपघटन होगा। और अपघटन कौन करेगा? सूक्ष्म जीव करेगा। अपघटन करने के लिए भी तो ऑक्सीजन की डिमांड जरूरत होती है। अगर मान लिया ये पूरा जीव है, यहां पर बहुत सारा यूट्रोफिकेशन हो गया, यहां पर बहुत सारी एल्गल ब्लूम्स हो गई, इसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु मर गए यहाँ पर जो है, तो क्या होगा? इसका डिसइंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा? डिसइंटीग्रेशन का मतलब है अपघटन होगा, और अपघटन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए। अब क्या होगा? बैक्टीरिया ऑक्सीजन को ले लेकर डिसइंटीग्रेट करेगा, इसको तोड़ेगा, यानी सड़ाएगा, उसके लिए भी ऑक्सीजन खपत हो गई। अब देखिए, जिस पानी के अंदर बीओडी बढ़ गया, बीओडी क्या होता है? ये रिलेशन जानते हो कि नहीं? ये क्या है? रिलेशन क्या है? हमने दिया है कि BOD is inversely proportional to the dissolved oxygen, dissolved oxygen है, DO का मतलब dissolved oxygen। जितना ही ज्यादा चीजें सड़ गल करके इसको तोड़ेगा बैक्टीरिया, तो ऑक्सीजन की डिमांड हो गई। तो ऑक्सीजन यहीं से तो उठा के सक, पानी से ही तो बैक्टीरिया सक करेगा। जो इस पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन को ले लेकर के बैक्टीरिया क्या करेगा? उस जो सड़ी गली चीजें हैं, जो जीव मरा है, उसको अपघटित उसी को करेगा। तो जहां पर एल्गल ब्लूम होगा, वहां पर बीओडी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। और ऑक्सीजन की जब डिमांड बढ़ गई तो इसी घुले हुए पानी के अंदर ही से तो ऑक्सीजन लेगा वो इस लेगा। अब जब इसके घुले हुए पानी से ऑक्सीजन लेगा, तो डीओ क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा पानी के अंदर कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बात समझे? इसीलिए रिलेशन कई बार पूछा जाता है कि बीओडी और डीओ में क्या फर्क, क्या रिलेशन होता है? बीओडी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा डीओ के। डीओ क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन। उस पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन मौजूद है घुली हुई, उसको डिसॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। जब किसी बीओडी बढ़ जाएगा, किसी इकोसिस्टम का बीओडी बढ़ गया, बीओडी बढ़ गया का मतलब हुआ कि बैक्टीरिया या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की डिमांड उनको ज्यादा है। क्यों डिमांड ज्यादा है? क्योंकि उस जो मरे हुए जीव हैं उनको अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। जब ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ जाएगी पानी में, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगी, और डिसॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगी तो और जीवों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और जीवों के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वो निगेटिव इंपैक्ट इस तरह से पड़ेगा कि दूसरा हो सकता है फाइटोप्लैंक्टन डेथ हो जाए। फाइटोप्लैंक्टन डेथ हो जाए तो इकोसिस्टम का बेस खत्म हो जाएगा। जब बेस खत्म हो जाएगा तो T1 खत्म हो जाएगा, तो T2 पे डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाएगा। T2 को होगा तो T3 को होगा। पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? अब फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो फूड वेब्स में होगा, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में केवल एक फूड चेन नहीं होता है, बहुत सारे फूड चेन पैरेलल मूव करते हैं, और सारे फूड चेन इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। सारे फूड चेन एक दूसरे से एक जाल के रूप में जुड़े होते हैं। तो फूड चेन डिस्टर्ब हुआ तो फूड वेब हुआ, और फूड वेब हुआ तो इकोसिस्टम डायरेक्टली कोलैप्स हो जाएगा। अगर मान लिया डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो गई पानी के अंदर, तो कोई भी चैन है,
जैसे एक चेन है, क्या कहा जाता है? ए चेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एज इट्स वीकेस्ट लिंक। क्या मतलब हुआ? ए चेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एज इट्स वीकेस्ट लिंक। इसमें ये बात कही गई है कि कोई चेन कितनी मजबूत है, वो उतनी ही मजबूत है जितना उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो फुट चेन भी तो एक कड़ी है। कड़ी है कि नहीं है? और इस फुट चेन में एक भी कड़ी अगर डिस्टर्ब हो गई तो फुट चेन डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो मैंने कहा कि लेक में सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि एल्गल ब्लूमिंग, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट के वजह आने की वजह से एल्गल ब्लूमिंग्स होगी। एल्गल ब्लूमिंग की वजह से जो तालाब के अंदर जो है डीओ है वो घट जाएगा और बीओडी बढ़ जाएगा। तो डीओ घट जाएगा, फूड चेन डिस्टर्ब होगी, फूड वेब डिस्टर्ब होगी, इकोसिस्टम कोलैप्स होगा। और मनुष्य भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का ही तो एक कड़ी। समझ गए बात? आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? न्यूट्रिशन के ज्यादा होने पर, लिख लीजिए, पोषक तत्व के ज्यादा होने पर ग्रोथ ज्यादा होगी। न्यूट्रिशन के ज्यादा होने पर ग्रोथ ज्यादा होगी, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। पोषक तत्व अगर बढ़ जाए किसी लेक में तो चाहे एनिमल हो या प्लांट, दोनों तो ग्रोथ ज्यादा करेंगे। ठीक है, अब आगे लिख लीजिए, जिससे बीओडी बढ़ जाएगी, जिससे बीओडी बढ़ जाएगी। बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या इसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, दोनों कहते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि ये इसलिए हम बता रहे हैं कि सीडीओ में हमने पूछा इंटरव्यू मुझे बीओडी क्या है, तो मैंने कहा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो अच्छा वो गूगल से सर्च करते हैं तो उनके उसमें शायद पहले ही वर्ड आ गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो फिर नहीं, मैंने कहा फिर कहा, तो मैंने कहा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर उसके बाद नहीं, मैंने कहा मैं फिर नहीं, तो हमने कहा सर सॉरी, क्योंकि हमने कहा क्या बात, दोनों नाम होता है। लेकिन अब बैठी थी मैं लेकर के तब निकल गई। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब हुआ कि जब किसी बायोलॉजी को, किसी भी जीव को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। क्यों डिमांड ज्यादा है? क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, सड़े गले चीजों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। तो वही हमने कहा, जब पोषक तत्व, यहाँ यही स्टेटमेंट लिखाया, पोषक तत्व झील में बढ़ गए, क्या चीज बढ़ जाएगा? पौधे बढ़ जाएंगे और एनिमल बढ़ जाएंगे। अच्छा, फिर आप जानते हैं कि इन चीजों को बढ़ जाने से कोई भी जीव इस दुनिया में अमर नहीं है, एक दिन उसको मरना है। ज्यादा अचानक हो जाएगा तो क्या होगा? वो डेथ होंगे। अचानक डेथ होने से ऑक्सीजन की मदद से उनको सड़ाया जाएगा। अचानक सारा लेक का पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, इसको सिर्फ क्या नाम, सड़ाने के लिए। ऑक्सीजन लेवल पानी का क्या होगा? एकदम ही से डाउन हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? और जीव जो होंगे, हर जीव को ऑक्सीजन की तो जरूरत है, उनको तो डेथ होना शुरू हो जाएगी। और डेथ जब होगी तो वही जीव डायरेक्टली धीरे धीरे डिपॉजिट होते चले जाएंगे, डिपॉजिट होते चले जाएंगे। तो ये पानी का इकोसिस्टम दलदली का इकोसिस्टम बन जाएगा, मार्शी इकोसिस्टम बनेगा। और मार्शी इकोसिस्टम के धीरे धीरे करने के बाद ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बन जाएगा। देखिए, पानी से दलदल, दलदल से टेरेस्ट्रियल, डेथ ऑफ द इकोसिस्टम लेक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ भाई?
पूछ लिया करो अगर कोई दिक्कत ना हो, घबराइए नहीं बिल्कुल। ठीक है, आगे लिख लीजिए। क्या लिखा? बढ़ जाएगी। यूट्रॉफिक लेग एक ओल्ड एज की लेक है, यानी ये बूढ़ी लेक है, ओल्ड एज लेक है। यूट्रॉफिक लेक ओल्ड एज लेक है। ठीक है, सवाल पूछा है एक बार कि सबसे ज्यादा उत्पादकता किस झील की होती है? पहला था ओलाइगोट्रॉफिक्स, दूसरा यूट्रॉफिक्स, तीसरा मीसोट्रॉफिक, चौथा इक्वल इन ऑल। बताइए क्या लिखाएंगे? सबसे ज्यादा किस झील की प्रोडक्टिविटी किस झील की सबसे ज्यादा होगी? आप बताएंगे। अगला मामला जो है, इसीलिए स्टडी पैसिव नहीं होगी, एक्टिव स्टडी होगी कि जो भी पढ़ाया जाए आप लोग भी मेंटली अलर्ट रहो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोषक किस झील की उत्पादकता किसकी होगी? कितने लोग यूट्रॉफिक पे जा रहे हैं? आप लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? सबसे ज्यादा उत्पादकता किस झील की रहेगी? सबसे ज्यादा उत्पादकता यूट्रॉफिक की लेक रहेगी। बस क्यों ज्यादा उत्पादकता होगी? क्योंकि न्यूट्रिएंट एलिमेंट बहुत ज्यादा आ गए हैं। न्यूट्रिएंट एलिमेंट से आएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह से एल्गी का ग्रोथ होगा, एल्गी ग्रोथ होगा और जीव होंगे, तो इसकी उत्पादकता तो बढ़ गई ना। लेकिन उत्पादकता के साथ बीओ लेवल्स, बीओडी घट गया और बीओडी बढ़ जाएगा, बीओडी जब बढ़ जाएगा तो बीओ घट जाएगा। इस तरह से आप बना के जाएंगे। आगे लिखिए, लिखिए पोषण युक्त झीलें, पोषण युक्त झीलें जलीय पौधे और जीव जंतुओं का समृद्धि को बढ़ावा देती है। समृद्धि को बढ़ावा देती है क्या मतलब? पोषण से युक्त झीलें एल्गी, जलीय पौधे और जीव जंतु की समृद्धि को बढ़ावा देती है। बढ़ेगा ही है, वही तो बात कर रहे हैं ना। एक स्टेटमेंट को ऐसे स्टेटमेंट पढ़वाएगा और पूछेगा अब ये बताओ सही, तो स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। यूट्रोफिकेशन में पोषक तत्व बढ़े, पोषक तत्व बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जीवों की बढ़ेगी और प्लांट की बढ़ेगी। पोषक तत्व यूट्रिफिकेशन में कौन सा मिनरल मोस्टली रिस्पांसिबल होता है? ये भी नाइट्रोजन और फास्फोरस, दो का ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो खेत वगैरह में नाइट्रोजन और फास्फोरस हम लोग खेत में बोते हैं तो ये खेत में तो रहता है, लेकिन सारा चीज तो उसमें क्या बारिश हुई, बारिश से छन छन करके जो है कहाँ जाएगा? झील, तालाबों, नदियों में जाएगा और वहां पर एल्गल ब्लूमिंग को प्रमोट करेगा। प्रमोट करने के बाद वहां पर दिक्कत क्यों करती है? ठीक है, आगे लिख लीजिए। इस प्रक्रिया को प्राकृतिक सुपोषण कहते हैं। यूट्रोफिकेशन को सुपोषण हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सुपोषण। इस प्रक्रिया देखो, इसीलिए कहा था कुपोषण। जहां पे कमी हो जाए या मतलब ज्यादा हो जाए, निगेटिव इम्पैक्ट हो जाए, वो कुपोषण। और सुपोषण का मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हो जाए। ठीक है,
झीलों के अंदर पोषण की अत्यधिक मात्रा मानवीय गतिविधियों के द्वारा, मानवीय ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा तेजी से बढ़ती है, तब मानवीय गतिविधियों से होने वाले झीलों के इस सुपोषण को कल्चरल यूट्रिफिकेशन कहते हैं। कल्चरल यूट्रिफिकेशन, सांस्कृतिक सुपोषण कहते हैं। देखिए लाइक हिंदी पूरा बोल दे। मानवीय गतिविधियों से होने वाले झीलों के इस सुपोषण को कल्चरल यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से यूट्रिफिकेशन कितने प्रकार का हुआ? नेचुरल और ये कल्चरल। समझ गए? नेचुरल यूट्रिफिकेशन और कल्चरल यूट्रिफिकेशन जो मानव के द्वारा हो रहा है, जो नेचुरली हो रहा है, उसको नेचुरल यूट्रिफिकेशंस का मिनिमम 100 साल 200 साल से शुरुआत होती है, और मानव गतिविधियों के द्वारा होने वाला यूट्रिफिकेशन अप्रॉक्सीमेट 10 साल 8 साल में भी पूरी तरह से हो जाती है। ठीक, क्योंकि आपने देखा जैसे फर्टिलाइजर का इंडस्ट्री लग गया, इधर खेत इधर मान लिया है कोई जो है, इधर कोई शहर है, क्या नाम है, तो सारे डायरेक्शंस में नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट पोषक तत्व किसी झील या तालाब के अंदर एंट्री करेंगे, तो पोषक तत्व का जो बढ़ने का लेवल है बहुत स्पीड से बढ़ेगा ना, और जब जितनी स्पीड से बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा तेजी से वो लैग बूढ़ी हो जाएगी। समझिए बात? ये चीज है। आगे लिख लीजिए, आगे तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बना, तो लिख आगे लिख लीजिए भारत की झीलें। मेडिकल छोटा सा भारत में अधिकतर प्राकृतिक झीलें, भारत में अधिकतर प्राकृतिक झीलें हिमालय, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, नेचुरल। भारत में अधिकतर प्राकृतिक झीलें हिमालय, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के क्षेत्र में मिलती है। लिख लीजिए, भारत के पश्चिमी प्रायद्वीप भारत में शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में हजारों जलीय निकायों का निर्माण पिछले कई हजार वर्ष से किया गया है।
कई हजारों साल पहले से किया जाता है। क्या लिखा है आपने? भारत के पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत में शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में हजारों जलीय निकाय का निर्माण किया गया है। अच्छा बताइए, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पुराना जो मानव मेड लेक कौन सा है? इतिहास पढ़ा होगा ना, सुदर्शन लेक। सही, बहुत सही। सुदर्शन लेक को बहुत पुराना है ना, तो उसको मानव द्वारा निर्मित किया गया सुदर्शन लेक। उसके बाद धीरे धीरे बनाया गया। सबसे ज्यादा नदियां कैनाल्स वो सब किसने बनाए? मोस्टली आपने देखा सुना होगा फिरोज शाह तुगलक के जमाने में जो मोस्टली ये पंजाब वाले रीजन सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया वो आ जाता है। लेकिन सबसे पुराना जो आता है सुदर्शन लेक कहाँ पे था? गुजरात के गिरनार क्षेत्र में। गुजरात के गिरनार क्षेत्र था ना, इसके आर्डर बनाया गया था। आर्डर बनाया गया था कि नहीं बनाया था? गुजरात के गिरनार में बनाया गया था सुदर्शन लेक। बहुत पुराना है। हम बोल रहे थे देख लीजिए डाटा, ध्यान देंगे पूछे, लेकिन गिरनार में। ठीक है, आगे लिख लीजिए। लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए। भारत में पाई जाने वाली अधिकतर झीलें, भारत में पाई जाने वाली अधिकतर झीलें यूट्रॉफिक और मेसोट्रॉफिक झीलें हैं। यूट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक झीलें। भारत की अधिकतर झीलें कौन सी होंगी? यूट्रॉफिक और मेसोट्रॉफिक झीलें। क्वेश्चन दिया गया था एक बार स्टेटमेंट के, भारत की, देखिए ये सब यूपीएससी लेवल पूछा जाएगा, यूपीएससी आई बना लो। भारत की ज्यादातर झीलें युवा अवस्था में हैं। भारत की दूसरा यूट्रॉफिक स्टेज में है, तीसरा मेसोट्रॉफिक झील लेवल पे है, चौथा तीनों सही और इसका क्या मारोगे? ऑप्शन ये तीनों सही है। अब देखो क्या ये दे दिया, ऑप्शन पहला देता ओनली वन आंसर, आंसर ओनली दो आंसर, आंसर जो देता है ऑल सही है, चौथा देता है नन। क्या मारोगे? ओनली टू बिल्कुल सही है। देखिए भारत की अभी हमने लिखाया कि या तो यूट्रॉफिक्स है या मेसोट्रॉफिक्स है। तो भारत की ज्यादातर स्टेज कौन कौन सी है? दो ही तो है। ऑप्शन हमने कहा है केवल एक सही है, तो एक तो सही नहीं है, दो सही है, ये दोनों सही है। यंग स्टेज में है नहीं, वो भी गलत हो गया। तीनों स्टेज सही नहीं है, दो ही तो हुआ, तो वो बिल्कुल सही। इस तरह से बेस। ठीक है, आगे लिखते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए समुद्री जीव। ना हो दो एक लेक्चर आप सीबीएसई ले, उसके बाद लपेट दें तो सब हो जाएगा। कोई उसमें नहीं है, आप जान भी नहीं पाओगे उसमें किस तो आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा। लेकिन मैं सोचता एक आध दो चार लेक्चर बढ़िया से कर दिया जाए, जिससे वजह से फायदा हो जाएगा। आगे लिख लीजिए समुद्री जीव, मैरीन ऑर्गेनिज्म।
समझ रहे हो? दाढ़ी ऐसे ही मार दिया जाएगा, दाढ़ी नहीं करेगी, बिल्कुल आप सोचिएगा काम एकदम परफेक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, दाढ़ी नहीं मारेंगे। समझ लो। तो पहला समुद्री जीव ले लीजिए प्लैंकटन। प्लैंकटन ठीक है, पहला समुद्री जीव क्या है? प्लैंकटन ले लिया। और प्लैंकटन हमने क्या बताया था? प्लांट होते हैं कि एनिमल्स होते हैं? दोनों होते हैं, बिल्कुल सही। तो दो प्रकार के हुआ, फाइटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन। क्लियर हुई बात? फाइटो ज़ू लिख लीजिए आप। प्लैंक्टन्स को पलवक कहते हैं, हिंदी पलवक। पलवक पलवक लिख लीजिए। प्लैंक्टन उन जीवों के समूह को कहते हैं, प्लैंक्टन उन जीवों के समूह को कहते हैं जो नदियों, झीलों, महासागरों की जो नदियों, झीलों, महासागरों में तैरते हैं। प्लैंक्टन्स, पहली बात तो यही सवाल पूछा गया है कि प्लैंक्टन्स पलवक स्वपोषी होते हैं। दूसरा पूछा है पलवक परपोषी होते हैं। तीसरा पूछा है दोनों परपोषी स्वपोषी दोनों होते हैं। चौथा पूछा है नन ऑफ द अबव क्या जो है। तो आंसर क्या रहेगा? दोनों होंगे। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस स्वपोषी भी होंगे और परपोषी भी होंगे। बाकी हो गई, एक एक पॉइंट को क्लियर रखिए। पलवक स्वपोषी भी होंगे और परपोषी होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे आगे लिखिए। इसमें शैवाल एल्गी, इसमें शैवाल जैसे सूक्ष्म पौधे और क्रस्टेशियन और प्रोटोजोन जैसे जानवर शामिल होते हैं। पौधे, क्रस्टेशियन और प्रोटोजोन जैसे जानवर भी शामिल होते हैं। ये सभी जलीय इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। जो सभी जलीय इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। पॉइंट्स लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसी पॉइंट को, इस स्टेटमेंट को बढ़िया से लिखिए क्योंकि यही डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा। लिखिए, प्लैंक्टन्स की गति, पलवक की गति, पलवक की गति, पलवक की गति शक्ति, पलवक की गति शक्ति कैसी होगी? लिमिटेड होगी। बिल्कुल सही, मतलब मिनिमम होगी। और नेप्टॉन्स की गति शक्ति कैसी होगी? बहुत ज्यादा। ये तो बताया, क्योंकि पलवक जो होता है एक्टिव रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। नेप्टॉन जो होता है किसी करंट, जो पानी की धारा है उसके अपोजिट को भी पार कर जाएगा। मैंने बताया था इसमें नेप्टॉन में छोटी मछलियों से लेकर वेल फिश भी आ जाएगी, शार्क आ जाएगी, नेप्टॉन में आ जाएगी। स्पीड से होता है। तो इस पॉइंट बिल्कुल इस तरह लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? पलवक की गति शक्ति, गति शक्ति सीमित होती है। इनका वितरण मुख्य रूप से
इनका वितरण मुख्य रूप से जलीय पारितंत्र की धाराओं द्वारा नियमित होती है। जलीय पारितंत्र की धाराओं द्वारा नियमित होती है। सवाल कल हमने क्वेश्चंस करवाया था आपको, हमने करवाया था क्वेश्चन ये दिया था फाइटोप्लैंक्टन की सर्वाधिक विकास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। करवाया था, देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही था? तीन स्टेटमेंट दिए थे। एक स्टेटमेंट ये दिया था कि फाइटोप्लैंक्टन का वितरण सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। क्या बात सही था? ये कहां पे था? यही बात थी। देखिए ये सवाल यूपीएससी पूछा है कि जैसे ये ट्रॉपिकल रीजन्स है, फाइटोप्लैंक्टन का कंसंट्रेशन पूछा है सबसे ज्यादा। स्टेटमेंट लेके कहा है कि फाइटोप्लैंक्टन का वितरण सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। स्टेटमेंट देखिए था, तो क्या स्टेटमेंट सही था? गलत था, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का वितरण सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीयों में नहीं होगा, ये टेम्परेट रीजन्स में होगा। क्यों होगा? यहां पर बारिश की वजह से यहां पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट का कंसंट्रेशन ट्रॉपिकल रीजन्स में कम हो जाएगा। भाई आप देखो यहां पर घनघोर बारिश होगी कि नहीं होगी? हो रही है। तो जब पानी बरसेगा तो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व मान लिया है भी, तो वो बह के दूर चले जाएंगे नहीं। और जब दूर कहां जाएंगे? ज्यादातर यहाँ टेम्परेट में आ जाते हैं। यहाँ का पोषक तत्व प्लस यहाँ का पानी के द्वारा ले जाया गया वो पोषक तत्व यहाँ जाएगा, जिससे फाइटोप्लैंक्टन का वितरण मैक्सिमम ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं होगा, बल्कि ये शीतोष्ण रीजन में होगा। ये बात हो गई क्लियर। दूसरी बात है, दो रीजन्स में होता है फाइटोप्लैंक्टन का। देखिए स्टेटमेंट सिंपल ऐसी आई यूपीएससी आईएएस में पूछा है, सबसे ज्यादा वितरण कहां होगा? टेम्परेट में, और ट्रॉपिकल रीजन्स के और भी एक रीजन में होगा, अपवेलिंग रीजन्स में। अपवेलिंग का मतलब है जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है जाकर के, वहां पर होगा। दो रीजन में होगा। तो लिख लीजिए इस पॉइंट, लिख लीजिए इसको। क्या लिखा आपने? अच्छा, लिखिए ट्रॉपिकल वाटर में, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय पानी में, जल में, विशेष रूप से मैंग्रोव जल में, प्लैंक्टन की वृद्धि दर, उत्पादकता और प्रजातियों की विविधता अधिक है। प्रजातियों की विविधता अधिक है। ठीक है, अब लिख लीजिए प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक सूक्ष्म पौधे होते हैं, जो साल्ट और फ्रेश दोनों प्रकार के पानी पाए जाते हैं, यानी खारे और ताजे, देखिए यूपीएससी आईएएस एक स्टेटमेंट बहुत ही एक शब्दों पर ध्यान देगा। पूछेगा
फाइटोप्लैंक्टन्स ओनली पाए जाते हैं खारे पानी में। यूपीएससी पूछेगा कि फाइटोप्लैंक्टन ताजे पानी पाए जाते हैं, ओनली दोनों, तीसरा देगा तीनों पाए जाते हैं, चौथा रहेगा कि केवल एक में पाए जाते हैं। तो क्या बताओगे? खारा और ताजा दोनों में फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। ये शब्द ध्यान रखिएगा। ये आगे लिख लीजिए। कॉमन टाइप्स लीजिए, थोड़ा सा कुछ स्किप करने। साइनोबैक्टीरिया लिख लीजिए, भी आ जाते हैं इसमें। ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी। साइनोबैक्टीरिया इसकी एग्जांपल लिख लीजिए। ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी। डाई एटम आ जाएगी। डाई एटम। आगे लिख लीजिए। फाइटोप्लैंक्टन्स यानी पादप प्लवक 60% फाइटोप्लैंक्टन 60% 60% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। देखिए, पूछा है क्या फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? पाया जाएगा। स्टेटमेंट दिया है कि फाइटोप्लैंक्टन्स में क्लोरोफिल पाया जाता कि नहीं? पाया जाएगा। जैसे जो लैंड के ऊपर प्लांट होते हैं, प्रकाश को पकड़ने के लिए उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसी तरह से फाइटोप्लैंक्टन के अंदर भी क्लोरोफिल होता है। लिख लीजिए इस बात, चाहे लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखना हो। किस रूप में बदलते हैं ये सन की लाइट को किस रूप बदलते हैं? ये केमिकल एनर्जी बदलते हैं ना, रासायनिक ऊर्जा बदल देते हैं। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को किस में बदलते हैं? यानी क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को किस में बदल देगा? इस तरह से चार्ट बना के देखो, इस तरह बना लो, कोई लिख दो। लिख लीजिए। कुछ स्पेसिफिक देखना पड़ता है ना, वो चीज बहुत सारा मटेरियल तो उसे फिल्टर करने का होता है। लिख लीजिए, पॉइंट से लिख लीजिए। फाइटोप्लैंक्टन्स का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक का कुल बायोमास यानी कुल जीवभार, इसी बायोमास को जीवभार कहते हैं ना। पादप प्लवक का कुल जीवभार भूमि के कुल पौधों की तुलना में पादप प्लवक का कुल जीवभार भूमि पर कुल पौधों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
ये कह रहे हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स और पृथ्वी के ऊपर जो प्लांट्स हैं, इनका बायोमास और इनका बायोमास दोनों में किसका बायोमास ज्यादा होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास, जो पृथ्वी भूमि के ऊपर जितने भी प्लांट हैं उनके बायोमास से कई गुना ज्यादा होगा। अमूमन आदमी नहीं मारेगा क्योंकि सोचेगा कि फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास इतना कैसे हो जाएगा। भाई आप देख रहे हो कि 70% वाटर पानी है, तो अमूमन यही चीज है। एक सवाल हमने पूछा था आपसे कि पृथ्वी के धरातल पर जो फ्रेश वाटर है, नदियों का पानी है, और जो बह रहा ना, बहुत सारी नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, इंडस है, चिनाब है, झेलम है, रावी है, नर्मदा है, तापी है, बहुत सारी नदियां हैं। डेन्यूब है, डॉन है, मिसिसिपी है, मिसौरी है, सेंट लॉरेंस है, ओक है, हजारों कॉन्गो रिवर है, नाइजर रिवर, बहुत सारी पृथ्वी के ऊपर तो नदियां हैं। इस नदी में पानी ही तो है, पानी है। अगर सारी नदियों का पानी एक तराजू में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में हमारे वातावरण में क्या पानी है? किस रूप के हैं? बहुत अच्छा। दूसरे पलड़े में वाष्प वाला पानी रख दिया जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? जल वाष्प का होगा। ध्यान रखिए, पिछली तरफ बताया था कमीशन ने, आप लोग पहले बताए थे, पानी का ज्यादा हो जाएगा नदी का। सारी नदियों का पानी रख दिया जाए और जल वाष्प का एक रख दिया जाए तो जल वाष्प का जो पानी होगा वो जितनी नदियां हैं उनके पानी से 6 गुना ज्यादा सिर्फ जल वाष्प का पानी। समझ गए बात? उसी तरह से फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास और पृथ्वी के धरातल पर जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं उनका बायोमास, दोनों को एक तराजू में रख दिया जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स का। ठीक, आगे लीजिए, ये सवाल एक स्टेटमेंट के रूप में कर लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए, एक अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, मैंने क्या बताया? पादप पलवक, पादप पलवक, पादप पलवक यानी फाइटोप्लैंक्टन्स जलीय वातावरण में चारागाह के मैदान के रूप में जाना जाता है। ये सवाल पूछा गया है। ग्रासलैंड ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, phytoplankton is known as a grassland of an aquatic system। नहीं समझ में आई बात? जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बहुत बड़े बड़े कंट्री जो है उनकी चारागाह पूरा होता है ना, किसके लिए? अगर पूछ ले कि पानी की दुनिया का चारागाह कौन है तो किसको बताएंगे? किसको? पादप पलवक। क्यों? क्योंकि आप देखिए, एनिमल अपना खाद्य पदार्थ खुद नहीं बना पाएंगे, वो किसी पौधे पे तो डिपेंड रहेंगे। और पौधा कौन है उनके लिए? क्योंकि छोटा एनिमल ने खाया, छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स खाया,
उसी छोटे को ही तो बड़ा खाएगा। तो अगर पूछ ले कि एक्वेटिक सिस्टम में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में चारागाह किसको कहते हैं, तो क्या बताओगे? फाइटोप्लैंक्टन्स। नहीं समझ आई बात? बाकी हो गई। फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास स्थल के ऊपर जितने प्लांट हैं उनके बायोमास से ज्यादा। दोनों स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब लिख लीजिए, पादप पलवक को निर्धारित करने वाले, पादप पलवक जैवविविधता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या लिखा आपने? क्या बोले? दो लेक्चर एक मिनट थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा एक ब्रेक कर दिए, दो लगे काट लीजिए इसको।